हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लव। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन सी चीज़ें रिलेवेंट होती हैं, है ना। तो अब बस ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा बीएसए का सेक्शन 28 से लेकर 32 तक, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 34 से 38 तक होता था। एज सच कोई चेंज नहीं है, जो चेंज होगा मैं आपको बता दूंगी। तो इसके अंदर क्या हम पढ़ क्या रहे, हम लोग बस इतना दिमाग में रखो कि हम पढ़ क्या चीज़ रहे। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कौन सी चीज़ें रेलेवेंट होती हैं। जो चीज़ रेलेवेंट होगा वही चीज़ क्या होगी, एडमिसिबल होगी। जो एडमिसिबल होगा वही जजमेंट का बेसिस बनेगा। क्लियर है। तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ हमारे लिए रेलेवेंट है। तो इसमें हम अगर पहले सेक्शन की बात करें, सेक्शन 28 है ना बीएसए का, वो क्या कहता है कि कोई भी अगर अकाउंट बुक है, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि किसी भी तरीके की एंट्री करी जा रही है। एंट्री कैसे करी जा रही है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ध्यान रखना क्या बोला गया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि जस्ट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कर दिया गया, नहीं, नॉर्मली वो अकाउंट बुक मेंटेन करी जाती है। जैसे कोई सेठ साहूकार है ना, तो वो क्या करेगा, किसने उधार लिया है, क्या लिया है, सब चीज़ मेंटेन करेगा। तो वो सब चीज़ क्या हो जाएंगी, रिलेवेंट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मोड भी नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इंक्लूडेड होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ फिजिकल मोड में ही है, इट विल ऑल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब एक बात ध्यान रखना है कि ये जो होगा, ये क्या होगा, कोरोबरेटिव एविडेंस होगा, सब्सटेंटिव नहीं होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी के बेसिस पे, इस जो एंट्री हो रखी है अकाउंट बुक में, उसी के बेसिस पे किसी इंसान को हम लायबल नहीं ठहरा सकते हैं किसी चार्ज के लिए। हमें साथ में कोई और एविडेंस भी चाहिए होता है। मतलब कहने का मतलब है सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होगा, इट विल जस्ट बी कोरोबरेटिव एविडेंस। आई होप इट इज़ क्लियर। क्लियर है इतना? ठीक है। चलो मैं एक बार बेयर एक्ट की भी रीडिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको एक केस लॉ बताऊंगी। आई गॉट अ रिक्वेस्ट कि बेयर एक्ट में से भी रीडिंग करने के लिए, एंड आई अंडरस्टैंड, है ना। तो चलो करते हैं। क्या लिखा है कि एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इधर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी आ गया, है ना। रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ध्यान रखा, मतलब रेगुलरली उसे मेंटेन किया जाता है ना। आर रेलेवेंट whenever they refer to a matter in which the court has to inquire, but such statement shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। मतलब corroborative evidence है, substantive evidence नहीं है। ठीक है। अब एक इसका इलस्ट्रेशन देखो, ए जो है बी को सू करता है, ठीक है, 1,000 रुपये के लिए, है ना। और फिर क्या करता है कि दिखा भी देता है ए कि देखो ये बी का अकाउंट बुक है, उसमें से लिख रखा है कि उसके पास मेरी उधारी है ना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, रिलेवेंट हो जाएगा। बट ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होगा, ये अकाउंट बुक जो बी ने मेंटेन किया है, हमें इसके साथ में कोई और एविडेंस भी चाहिए होगा इस डेट को प्रूफ करने के लिए। ठीक है। अब एक केस आता है हमारे पास, CBI वर्सेस VC शुक्ला। ठीक है। तो इस केस में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का ये केस था, इसमें ये बोला गया जो अकाउंट बुक था ना, वो क्या कहते हैं कि लूज पेपर में मेंटेन किया जा रहा था। लिखा है ना यहाँ पे, मैंने आपको बेयर एक्ट पढ़ाया था, तो क्या लिखा था, बुक्स, क्या लिखा था, बुक्स वर्ड का यूज़ हुआ था। तो क्या कहते हैं कि लूज पेपर पे मतलब ये जो था एंट्री हो रखी थी, अकाउंट मेंटेन किया था। अब ये लूज पेपर जो थे वो सब क्या थे, उन लोगों को स्पाइरल से ऐसी स्पाइरल, हाँ, स्पाइरली बाउंड कर दिया। तो क्या वो रिलेवेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ड बुक लिखा है। तो बस यहाँ पे मतलब कोर्ट ने ये बात बोली, कहा कि बस वो बाइंडेड होने चाहिए साथ में, चाहे आप स्पाइरल करो चाहे आप ग्लू लगाओ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बस बाइंडेड रहने चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि ये बुक है, उसके अंदर आप लूज पेपर रखते हो, उस पर आपने कोई एंट्री कर रखा है, वो मान्य नहीं है, ठीक है, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर, है ना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अपना BSA का सेक्शन 29। ठीक है। ये क्या कहता है कि सपोज किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपने ड्यूटी के दौरान किसी तरीके की मतलब ड्यूटी के दौरान जो भी एंट्री करी है ना, वो रेलिवेंट होता है। ठीक है। अब देखो, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है, 3 कंडीशन के अंदर आपको सेक्शन समझ आ जाएगा। पहला क्या है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब ऑफिशियल बुक होना चाहिए। क्लियर इतनी बात। और पहली चीज़, और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं कि ये किसने किया हो, किसी पब्लिक सर्वेंट ने किया हो, या फिर कोई भी पर्सन जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है ये काम करने के लिए, किसी ने भी नहीं कर दिया हो,
है ना, भले से चाहे पब्लिक डॉक्यूमेंट हो, लेकिन वो पर्सन जिसको लॉ ने अनुमति दी है या फिर वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, मतलब जो भी लॉ के द्वारा ऑथराइज है। तीसरी चीज़, वो ये चीज़ किससे रिलेटेड होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट में बात लिखी गई है, हमारे फैक्ट इन इशू से या फिर रिलेवेंट फैक्ट से जुड़ी होनी चाहिए। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिलेवेंट हो जाएगी। एक बार मैं रीड करती हूँ, फिर हम लोग अपना केस लॉ देखेंगे। अच्छा, आपने इसके साथ बीएसए का जब याद करोगे ना, तो सेक्शन 74 का भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो क्या बोलता है ये, अभी इतना मत सोचो, सेक्शन 74 खैर मैं बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे बता देती हूँ। तो एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी वर्ड है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अलग नहीं माना जा रहा है, ऑलमोस्ट देखो सेम ही माना जा रहा है। स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट एंड मेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, किसने किया है, पब्लिक सर्वेंट, or by any other person in performance of a duty especially enjoined by the law of the country in which such book, register or record or an electronic record is kept is itself are relevant fact। यही 3 बातें थी, बस ये जो पूरा सेक्शन था, इन्हीं 3 बातों में सम अप कर रखा था और इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, इस केस में क्या किया गया, इस केस का नाम है, आप लिख लो, और रविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। तो इस केस में क्या लिखा गया, मतलब क्या कोर्ट ने बोला, देखो ये 3 चीज़ों तो थी किसी चीज़ को रेलेवेंट होने के लिए, लेकिन कोर्ट ने एक और ग्राउंड ऐड कर दिया। वो क्या ये बोला कि हम जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे पास राइट टू एसेस होना चाहिए इस डॉक्यूमेंट का। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री को ध्यान में रखते हुए नहीं पब्लिक किए जाते हैं, सबके पास उनको एसेस करने का राइट नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास उसे राइट टू एसेस होना चाहिए, हम आरटीआई के द्वारा उस इंफॉर्मेशन को मंगवा सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई ये बात, तो इतना ही इस चीज़ का ध्यान रखना है। आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 30 बीएसए का। सेक्शन 30 क्या कहता है, सेक्शन 30 ये कहता है कि यहाँ पे आपने मैप, चार्ट्स, प्लान, इनकी बात करता है, ठीक है। कोई भी मैप, चार्ट, प्लान हो गया जो कि क्या है, पब्लिश्ड हो गया है, पब्लिश्ड, ठीक है, प्लस विच इज ऑफर्ड फॉर सेल, है ना, पब्लिश प्लस ऑफर्ड फॉर सेल। और वो कैसे बना है, यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, जो मैप और चार्ट कैसा होना चाहिए, अरे मैं आपको डायरेक्ट ट्रीट करूँगी। मैप और जो भी हमारे चार्ट है, ये किसके अंडर छपना चाहिए, मतलब किसकी स्क्रूटनी में होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब प्राइवेट मैप चार्ट की प्लान नहीं करी जा रही है, पब्लिक, किसकी बात करी जा रही है, पब्लिक, नॉट प्राइवेट, ठीक है। तो कोई भी पब्लिक मैप चार्ट प्लान, पब्लिक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आना, ठीक है। तो अगर वो पब्लिश किया जाता है या फिर सेल के लिए ऑफर किया जाता है, तो वो क्या होता है, रिलेवेंट होता है। अब आप सोचोगे कुछ ऐसा सा ही तो मैंने सेक्शन 82 में पढ़ा था बीएसए का, हाँ आपने ऐसा सा ही पढ़ा था, लेकिन देखो कुछ डिफरेंस है। पहली चीज़, ये सेक्शन 82 किसकी बात करता है, प्रिजम्पशन की बात करता है, और सेक्शन 36 इंडियन एविडेंस एक्ट में था। सेक्शन 30 किसकी बात करता है, रेलेवेंसी की। तो हम प्रिजम्पशन तभी ना रेस करेंगे किसी चीज़ के फेवर में जब वो रेलेवेंट होगा, है ना। तो सेक्शन 30 किसकी बात कर रहा है, रेलेवेंसी की, और सेक्शन 82 हमारी किसकी बात कर रहा है, प्रिजम्पशन की बात कर रहा है। तो पहले रेलेवेंट होना चाहिए चीज़, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़, मतलब इसकी बात करें सेक्शन 30, तो यहाँ पे प्राइवेट मैप का बिल्कुल भी कोई चीज़ मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें आएंगी, वही चीज़ें जो कि पब्लिक है ना, और जो कि ऑफर्ड फॉर सेल। ऑफर्ड फॉर सेल क्यों, क्योंकि अगर हम सेल के लिए ऑफर करेंगे तो पब्लिक स्क्रूटनी में आएगा, तो कुछ होगा तो सीधी सी बात है कि जो पब्लिक है इट कैन रेज वॉइस अगेंस्ट इट, मतलब पब्लिक की स्क्रूटनी में आ जाएगा, ठीक है। और पब्लिक मतलब मैंने आपको बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एक बार सेक्शन रीड कर लेते हैं। तो क्या कहता है सेक्शन 30, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स मेड इन पब्लिश्ड मैप्स, क्या लिखा है, पब्लिश्ड मैप्स और चार्ट जनरली ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल, क्या है, पब्लिश्ड प्लस ऑफर्ड फॉर सेल, और इन मैप्स और प्लान्स मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट एज टू मैटर्स usually represented or stated in such map, chart or plans are themselves relevant fact। तो यहाँ पे अथॉरिटी की भी बात करी गई है, क्लियर है।
अगला है हमारे पास सेक्शन 31। इसको आप सेक्शन 80 के साथ रिलेट करके पढ़ सकते हो। सेक्शन 80 प्रिजम्पशन की बात करता है, पहले पढ़ रखा है, याद करो, है ना। अगर आप पहले से सारे लेक्चर सीखता होगे ना। अच्छा, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़े तो अभी आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट, अब मतलब आपने BS से नहीं पढ़ा, इंडियन एविडेंस एक्ट जैसा ही है, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं कहूँगी कि आप शुरुआत से पढ़ोगे ना तो एक कंटिन्यूएशन रहेगा, है ना। एंड यहाँ वो वैसे आपका पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपने पढ़ रखा है तो नो नीड, नहीं पढ़ा है तो कोशिश करना कि आप शुरुआत से देखो, बीच बीच में से ना देखो, या फिर जैसे आपको पढ़ना अच्छा लगता हो। दैट वाज जस्ट एन ओपिनियन। तो इसमें अगर सपोज क्या कहते हैं कि कोर्ट को अपना ओपिनियन फॉर्म करना है, ये सेक्शन क्या कहता है, कोर्ट को अपना ओपिनियन फॉर्म करना है किसी ऐसे फैक्ट के बारे में जो कि कैसा है, पब्लिक नेचर का है ना। तो वहाँ पे सपोज जो भी पार्लियामेंट का कोई एक्ट है ना, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिसाइटल है ना, या फिर ऑफिशियल गेजेटे में है ना, या फिर हमारा नोटिफिकेशन में है, तो मतलब ये जो सारी चीज़ें ये सब क्या हो जाएंगी, हमारी रेलेवेंट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक बार सेक्शन रीड कर देती हूँ। अच्छा, पहले यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट में यहाँ पे लिखा था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बाद ऑफ द यूनाइटेड किंगडम भी लिखा था। ठीक है, तो फिलहाल अभी यूनाइटेड किंगडम नहीं है क्योंकि ये क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो क्या लिखा है, चलो एक बार सेक्शन की रीडिंग कर लेते हैं, डायरेक्ट रीडिंग। When the court has to form an opinion as to the existence of any fact of a public nature, ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट जो कि कैसा है, पब्लिक नेचर का। ठीक है, ध्यान रखना कैसा, पब्लिक नेचर का। एनी स्टेटमेंट ऑफ इट मेड इन अ रिसाइटल कंटेन्ड इन एनी सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट और इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो सेंट्रल एक्ट हो गया, स्टेट एक्ट हो गया, मतलब जो लॉ पार्लियामेंट बना रही है ना, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, ये सब हो गया, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर और सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। और स्टेट गवर्नमेंट, ओके देन, और इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अपीयरिंग इन द रिस्पेक्टिव ऑफिशियल गेजेटे, सो नोटिफिकेशन, और इन एनी प्रिंटेड पेपर और इन अ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया या फिर डिजिटल फॉर्म हो गया, purporting to be such gazette is a relevant fact. I hope this is clear. ठीक, तो अगला है हमारे पास सेक्शन 32। ठीक है, पहले ये इंडियन एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन हुआ करता था, फिलहाल डाइंग डिक्लेरेशन है। अच्छा, मैंने आपको पहले सेक्शन 83 पढ़ाया होगा BSc में ही, है ना। तो ये क्या है, ये जो मैंने आपको पढ़ा है 83, ये प्रिजम्पशन है, उसी प्रिजम्पशन का रेलेवेंसी की बात करता है सेक्शन 32। तो कोई चीज़ पहले स्टेप 1 पहले रेलेवेंट होगी, फिर ही हम उसके अगेंस्ट प्रिजम्पशन रेज कर सकते हैं। दो चीज़ें क्लियर हो गई इतनी, चलो अब ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि कोई भी लॉ बुक, है ना, जो कि मतलब हमारे गवर्नमेंट के अंडर बनी है ना, मतलब जिसे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है या फिर उस गवर्नमेंट के अंडर प्रिंट किया गया है, पब्लिश किया गया है, तो वो क्या होंगी, रेलेवेंट होंगी। ठीक है, और रेलेवेंट मानी जाएगी सेक्शन 32 के अंदर, और वो उस मतलब उसके अगेंस्ट प्रिजम्पशन लिया जा सकता है कि वो जेन्युइन है, कहाँ, सेक्शन 83 में। ठीक है, और कुछ नहीं है। एक बार डायरेक्ट रीड करती हूँ। डायरेक्ट क्या कहता है, द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू अ लॉ ऑफ एनी कंट्री। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनी कंट्री, कोई सी भी कंट्री। ठीक है, ज़रूरी नहीं जस्ट इंडिया। Any statement of such law contained in a book purporting to be printed or published, including in electronic or digital form, under the authority of government of such country, and to contain any such law and any report of a ruling of the court of such country contained in a book including in electronic or digital form purporting to be a report of such ruling is relevant। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कोई मतलब आपको कोई ओपिनियन फॉर्म करना है, ठीक है, किसी भी कंट्री के लॉ के रिगार्डिंग। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो भी हम एक्ट्स रिफ़र कर रहे हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट रिफ़र कर रहे हैं, ठीक है, बेयर एक्ट हो गया या कोई भी कोर्ट रूलिंग, जो भी चीज़ें, बुक्स वगैरह जो भी हम रिफ़र करें अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, है ना, वो अगर गवर्नमेंट उस कंट्री के गवर्नमेंट के अंडर वो मतलब पब्लिश हुई है, प्रिंट हुई है ना, या फिर अप्रूव किया है, तो गवर्नमेंट अप्रूव किया उस कंट्री के, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में भी हो, इट कैन बी इन डिजिटल फॉर्म एज वेल, है ना। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बस इतना सा ही था ये पूरा हमारा पार्ट। किसी तरीके का कोई डाउट अगर होता है तो डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।
हरे कृष्णा।